I am here with some problems on thermodynamics, and yes, of course, good level of problems we will take. और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैं आपको इसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड कर देता हूँ, तो बच्चे अगर आपने क्वेश्चंस उसको ट्राई कर लिए होंगे और ट्राई करने के बाद अब आप सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, तो दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट, बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है और अगर आपको 5 के 5 क्वेश्चन बन गए हैं तो आप समझ लो आपकी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक अच्छे लेवल पे खड़े हुए हो आप, अगर हम जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। ठीक है, तो अगर आपने अभी ट्राई नहीं किया है तो पहले ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को अच्छे से देखो और आप पिछली वीडियो भी अच्छे से फॉलो करो जहां हमने आयनिक इक्विलिब्रियम करा हुआ है 5 क्वेश्चंस, उसके भी बहुत सुपर्ब क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और ये सीरीज़ आपके जेईई एडवांस तक बहुत अच्छे से चलती रहेगी, स्मूथली चलती रहेगी। आपको कुछ नहीं, 2-3 दिन में एक वीडियो आपको मिलेगी और कुछ क्वेश्चंस और बहुत सारे ओरिजिनल्स भी आपको मिलेंगे। आप बस बने रहिए और चीज़ों को थोड़ा सा शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। शेयर करिए तो आपको और बेटर चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, चलो तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपने किया होगा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कार्बन का ग्रेफाइट डायमंड कन्वर्जन हो रही है। कार्बन ग्रेफाइट डायमंड कन्वर्जन है, लेट अस टेक ग्रेफाइट डायमंड कन्वर्जन, ग्रेफाइट डायमंड कन्वर्जन है। अब आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम का प्रेशर पूछ रहा है वो कि इक्विलिब्रियम पे क्या प्रेशर होगा, और डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू आपको दी हुई है और इक्विलिब्रियम पे वो प्रेशर पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पूछ रहा है सबसे पहले, और क्या दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है ना, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों की डेंसिटी दी हुई है। एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस 2017 के पेपर में मिला हुआ है। ऑल्दो थोड़े नंबर में चेंजेस रहे होंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, कंसेप्ट पूरा यही है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, बहुत ईजिली डेराइव होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मली कैरी आउट किया जा रहा है, तो आई विल टेक इट एज 0 एंड आई वुड से दैट डेल्टा जी इज वी डी पी, डेल्टा जी इज वी डी पी। इसको मैं किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए लगा सकता हूँ, यहाँ मैं इसको लगा रहा हूँ फॉर ग्रेफाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको ग्रेफाइट के लिए लगाता हूँ और G2 माइनस G1 करता हूँ। तो G ग्रेफाइट, G2 माइनस G1, यही है ना डेल्टा G, G2 माइनस G1 करके सोचो आप उसको। अब मैं G2 G1 को स्टेट्स ले लेता हूँ, G ग्रेफाइट इज इक्वल टू V ग्रेफाइट इंटू P2 माइनस P1। ध्यान से, बिल्कुल मैं आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा यार, आपको अप्रोच और कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा और आंसर बता दूंगा। ठीक है, दैट्स इट। आप कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से देख लेंगे। चलो, तो ये आपको मिला जी ग्रेफाइट माइनस जी ग्रेफाइट। अच्छा, G2 माइनस G1 ना, मैं 2 स्टेट्स ले रहा हूँ। ये जो 2 जो सेकेंड स्टेट है उसको मैं इक्विलिब्रियम स्टेट मान लेता हूँ, और ये जो फर्स्ट स्टेट है ना उसको मैं स्टैंडर्ड स्टेट मान लेता हूँ। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड स्टेट मान लेता हूँ। दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेट। इसी तरह से मैं डायमंड के लिए लगा सकता हूँ, जी डायमंड माइनस जी डायमंड। बहुत कायदे से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऐसी चीज़ें बहुत कम जगह आपको मिलेंगी, यूट्यूब में तो शायद ही मिलेंगी। तो वी डायमंड और ये मिला P2 माइनस P1, यस V2 माइनस P1। ये भी क्या है, ये भी आपका स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम वाले स्टेट का है। अब क्या करें, अब एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो क्या होगा आपके पास, देखो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। दोनों की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बराबर हो जाती है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन मतलब जी ऑफ डायमंड माइनस जी ऑफ ग्रेफाइट। जी हाँ, तो जी ऑफ डायमंड माइनस जी ऑफ ग्रेफाइट 0 हो जाता है। मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूँ, अगर हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपका काम है आगे का। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो आई विल गेट जी डिग्री डायमंड। कहीं साइन वाइन में मेरे से अगर गलती होती है ना तो आप वो अपने से देख लेना। माइनस जी ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल्स टू वी डायमंड माइनस वी ग्रेफाइट, यही बैठेगा ना। अपन क्या करें, फर्स्ट माइनस सेकेंड तो कर रहे हैं,
फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं, तो इधर बैठेगा क्या, V ग्रेफाइट माइनस V डायमंड इंटू P2 माइनस P1। तो P2 इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर है, P1 स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार ले लिया मैंने। अब V को कहां से निकालोगे आप, रो इज इक्वल्स टू V, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन V से आप V को निकाल लोगे, V इज इक्वल्स टू आपका मास अपॉन रो, और मास को आप कितना लोगे, 12 लोगे, बिकॉज 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन का मास आप 12 लोगे, तो यहाँ V सॉर्ट आउट हो गया, डेंसिटी दोनों की दी हुई है। ये क्या है, अरे ये तो डेल्टा G ऑफ रिएक्शन है, डेल्टा G डिग्री ऑफ रिएक्शन है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आगे चल के यूनिट का थोड़ा सा आपको फंस सकता है कुछ। तो ये किलो जूल में दिया हुआ है, ये बार में दिया हुआ है, बस हो गया। V ग्रेफाइट माइनस V डायमंड सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो और P2 को निकाल लो। फाइनली यूनिट्स को कन्वर्ट करने बोल रहा है वो 10⁴ बार्स, तो द आंसर विल बी 3 इंटू 10⁴ बार। ये आपका P2 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं। तो कंसेप्ट ये है। और क्या ये ज़रूरी क्वेश्चन है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी क्वेश्चन है, एकदम हूबहू मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 2017 एडवांस के पेपर में दिख चुका है, तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, वी हैव डन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रियल जेईई एडवांस सीरीज में भी इस क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको अपन फिर से एक बार ट्राई करते हैं बहुत अच्छे से। आपने ट्राई किया होगा, अगर बन गया होगा बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, अ पोर्शन ऑफ हीलियम गैस इन अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। द गैस इज कन्फाइंड बाई अ मूवेबल हैवी पिस्टन स्लोली एलिवेटेड बाई ए डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन अब आपने पढ़ लिया होगा, मैं फ्रेम करता हूँ। तो क्वेश्चन सेज कि अपने पास एक ऐसा पिस्टन है, ये यहाँ पे कुछ स्टेट में है, मान लो ये P1 V1 T1, इस स्टेट में। स्टेट्स को थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद बोला जा रहा है कि इसको एलिवेट किया गया, इसको एलिवेट करके ऊपर लेके गया है, ठीक है। तो एलिवेट कर दो, कहाँ तक एलिवेट किया, H तक, H हाइट तक एलिवेट किया। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लो, ठीक है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लो, H हाइट तक एलिवेट किया इसको मैंने, अप टू हाइट H एलिवेट किया। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, आइसोथर्मली किया है ना, आइसोथर्मली किया, आइसोथर्मली। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पे आपके पास प्रेशर क्या हो गया होगा, ऑब्वियसली चेंज हो गया होगा, प्रेशर P2 हो गया होगा। वॉल्यूम क्या हुआ होगा, चेंज हुआ, V1 प्लस AH हो गया, हाइट इंटू एरिया। टेम्परेचर वही है। अब क्या किए, बस छोड़ दिए, नहीं छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे तब तो वहीं आके गिर जाएगा। अब क्या करने बोल रहा है वो बोल रहा है कि यहां तक पहुंचने के बाद हमने सिस्टम को थोड़ा सा किया है इंसुलेट। अब यहां पे आप थोड़ा सा ऐसा इंसुलेट कर दीजिए, और इंसुलेट करने के बाद अब आप इसको फ्रीली छोड़ दीजिए। समझ पा रहे होंगे, इंसुलेट करने के बाद अब आप उसको फ्रीली छोड़ दीजिए। तो फ्रीली छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। फ्रीली छोड़ देंगे तो वो नीचे गिरेगा, ऐसा। तो आपने उसको फ्रीली छोड़ा, वो नीचे आएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, जब वो नीचे आएगा तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, ये एक तरह का एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, ये एक तरह का एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। अच्छा, बाहर का प्रेशर आप समझिए, बाहर का प्रेशर P1 ही है ना, ये कंसेप्ट समझिए, क्योंकि पहले वो इक्विलिब्रियम में था, P1 प्रेशर था, तो बाहर का प्रेशर P1 ही है, एटमॉस्फेरिक मगर माने तो इधर हुआ है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन से गर्मी पैदा हुई होगी गैस के अंदर, और अगर वो गर्म हो गया है तो टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया, सेम प्रेशर पे अगर आएगा, उस टेम्परेचर बढ़ गया, सेम प्रेशर पे अगर आना चाहता है तो वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ के रहना पड़ेगा। तो वो जो पिस्टन अब नीचे गिरेगा तो वो कहाँ जाके रुकेगा, वो जाके रुकेगा कहीं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे, ये x पे, इस x हाइट पे वो रुकेगा।
ठीक है, उस x हाइट पे वो रुकेगा। अब क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है, अच्छा कितने हाइट पे रुका ये बताना है ना। तो ऊपर रुका ये तो समझ गए, पर ऊपर आके रुकेगा बिकॉज एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इससे हीटिंग हुई होगी और इससे हीटिंग हुई, वो आके ऊपर रुक गया। अब थोड़ा सा स्टेट्स लिख लेते हैं, यहाँ वाला स्टेट लिखा, वहाँ वाला स्टेट लिखा, इस वाले स्टेट को भी लिखते हैं, ठीक है। ये वाले स्टेट में प्रेशर क्या है, ऑब्वियसली P1 ही है, क्योंकि अपन ने एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाया नहीं हुआ है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है, तो बाहर का प्रेशर P1 था, वो यहाँ से पता चल रहा था। वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस क्या है, एरिया A है और x है इसकी हाइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट आता तो ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। V1 AX, V1 प्लस AX, दिस इज V1 प्लस AX, और टेम्परेचर क्या है, चेंज हो गया है यार, T2 हो गया मान लो, दिस इज द टेम्परेचर। Now let us consider, now we wish to find the value of H ना, value of X, कि किस हाइट पे वो आके रुका। तो आप ये वाले प्रोसेस को आप कंसिडर करो, ये यहाँ से यहाँ तक वाले, ये येलो से ग्रीन वाले प्रोसेस को आप कंसिडर करो, एडियाबैटिक कंप्रेशन को। और एडियाबैटिक कंप्रेशन Q0 है, Q0 है तो डेल्टा U किसके बराबर है, वर्क के बराबर है। तो डेल्टा U वर्क के बराबर है, डेल्टा U को आप लिखो NCV डेल्टा T विच इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू वर्क लिखते हैं, वर्क माइनस PdV। जब ये ऐसा हो रहा है तो बाहर का प्रेशर क्या है, P1 है, तो माइनस P एक्सटर्नल dV मतलब V2 माइनस V1। V2 कितना हो रहा है, फाइनली कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, V2 कितना हो रहा है, V2 हो रहा है V1 प्लस AX, V1 प्लस AX माइनस V1, इनिशियली क्या वॉल्यूम था, P1 माइनस AH, ऐसा हुआ, AH ऐसा हुआ, ये कैंसिल हुआ, दिस इज AX माइनस AH। एंड देन ये T2 और T1 को भी थोड़ा रिप्लेस करो, तो CV कुछ दिया हुआ है क्या, हीलियम था ना शायद, क्या था, हीलियम था, क्या था, हीलियम था, ठीक, हीलियम था, मोनो एटॉमिक्स 3/2R, तो N मोल्स भी दिया 1 पोर्शन ऑफ हीलियम गैस, ठीक है, N उधर से कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे देखो आप N इंटू 3/2R इंटू T2 को आप PV इज इक्वल्स टू NRT लगाओ, T को लिखो आप PV बाई NR, ठीक है, T को लिखो PV बाई T2 मतलब इस पॉइंट पे, T2 मतलब इस पॉइंट पे, तो P क्या है वहां पे, प्रेशर, P1, V क्या है, V1 प्लस AX अपॉन N और R माइनस T1 क्या है, T1 तो यही है यार, P1 V1, तो इसी से कर लो आप, P1 V1 बाय NR, ये T1 है, इज इक्वल्स टू माइनस P1। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, AX माइनस AH। अब कैलकुलेशन का काम है, वो आपके हवाले छोड़ देता हूँ मैं, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जा रहा है, ये सब कैंसिल वैंसिल हो रहा है, इधर से देखो P1 भी कट रहा है, और फाइनली आपको शायद X निकालना था, क्या निकालना था फाइनली, द पिस्टन एंड्स अप इतने हाइट अबव द पोजीशन, यस। अब आप यहाँ से क्या निकाल लो, X निकाल लो इन टर्म्स ऑफ H। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज A, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा A। ये आंसर की वाली PDF भी मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आंसर की वाली PDF भी भेज दूंगा। मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि आप आंसर देख के कुछ भी आंसर किसी भी तरीके से आंसर मैच करने की कोशिश ना करो। सो दिस इज आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एंट्रोपी पे आते हैं थोड़ा, एंट्रोपी पे, ये भी शानदार सवाल, यहीं पे कर देता हूँ, स्पेस है मेरे पास। चलो देखो, तो एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और यहाँ पे बोल रहा है इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सिंगल स्टेप देन द वर्क डन इज व्हाट। इन सिंगल स्टेप मीन्स इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड वन थिंग आई शुड टेल यू हियर, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, डेल्टा एस के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ये फॉर्मूला है।
और ये जो डेल्टा एस का फॉर्मूला है ना, इसको डिराइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्यू रिवर्सिबल बाई टी का, और फिर फर्स्ट लॉ से क्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। डेल्टा एस को हम यूज़ करते हैं क्यू रिवर्सिबल बाई टी का, और फिर फर्स्ट लॉ से ना इस क्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो जब इस क्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं ना, ऐसा फीलिंग आता है सर ये तो रिवर्सिबल था, तो ये फॉर्मूला भी किसके लिए लगेगा, रिवर्सिबल के लिए लगेगा, ऐसा फीलिंग आता है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस पॉइंट पे बच्चों। तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी। बट आपको मैं बता दूं कि जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज तो नहीं, एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है। तो आप डिराइव आपने जो किया है वो डिराइव आपने किया रिवर्सिबल मान के, बट है तो ये स्टेट फंक्शन, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के बीच में अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज एप्लीकेबल इवन इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आप इस फॉर्मूले को हमेशा लगा लें, तो यहाँ भी मैं लगा लूँगा। अच्छा, आइसोथर्मल है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है, फिर भी कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हैं आप इससे। NR V2 by V1 and delta S is given as 2.8 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। आप यूनिट अगर कहीं ऊपर नीचे होगा तो यूनिट आप देख लेना, वैसे नहीं हो रहा, सब कैलोरीज में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मिला मुझे NR V2 by V1 इज इक्वल्स टू 2.8 इज इक्वल्स टू 2.8, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें अपन, एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल है तो ये 1 मोल हो गया, ये R को 2 डाल दिए, और NR दिस इज 1.4, और यहाँ पे दिया हुआ है ये Ln है, Ln2 इज 0.7, Ln2 इज 0.7। तो यहाँ से आप सब्सटीट्यूट करोगे तो V2 by V1 आ रहा होगा कितना, V2 by V1 आ रहा है 4/1, ठीक है। V2 by V1 आ रहा है 4/1, आप देख लो, सब्सटीट्यूट करो, यही आएगा ना। अरे यार एक बार चेक कर लेते, यही तो लग रही है क्या यहाँ पर, Ln V2 by V1 is equals to 1.4 ना, तो 2 into 0.7 and this is given as Ln2, ठीक है। ये Ln2 है तो ये 2 गया ऊपर, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो V2 by V1 4 ही आ रहा है, तो V2 by V1 4 है। वर्क निकालना है, वर्क डन इन अ सिंगल स्टेप, तो वर्क इज व्हाट, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, इसी को यूज करो आप, तो माइनस P एक्सटर्नल। अच्छा, P एक्सटर्नल क्या होगा, P एक्सटर्नल अगेन आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करिए P एक्सटर्नल के लिए, और P इज इक्वल टू nRT बाई V लिखो, ठीक है। P इज इक्वल टू nRT बाई V लिखो, तो N तो 1 ही है शायद, 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है। RT बाई V लिखो, तो माइनस RT बाई V, कौन सा V, फाइनल V, फाइनल V क्या है, V2 है, और यहाँ पे हो गया V2 माइनस V1। ये प्रोपोर्शनैलिटी 4:1 से प्रोपोर्शनल है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3K, और यहाँ पे 4K, ऐसा मान लो। टेम्परेचर दिया हुआ है 400, तो टेम्परेचर 400, ये R है 2, ये हो गया 100 इंटू 2, और ये माइनस 600 कैलोरी का वर्क आया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन था, तो आप देख लिया आपने, तो ये माइनस 600 कैलोरी का वर्क आया। अब थोड़ा पॉइंट्स देख लेता हूँ क्या क्या है। सो माइनस 600 कैलोरी का वर्क आया। तो इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट सिंगल स्टेप देन द वर्क डन इज दिस, हाँ दिस इज नॉट करेक्ट। एंट्रोपी इज कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस, खैर एक्चुअली ना यहाँ पे एंट्रोपी नहीं था, यहाँ पे एंथैल्पी था, ठीक है। यहाँ पे एंथैल्पी था, बट अगर एंट्रोपी है तो एंट्रोपी कांस्टेंट थोड़ी ना, एंट्रोपी तो चेंज हो रही है, बट क्वेश्चन में एक्चुअली ना वो एंथैल्पी था, वो एंट्रोपी मिस टाइप हो गया। तो एंथैल्पी इज कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस, यस एंथैल्पी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस, एंथैल्पी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ideal gas. So delta H is equals to mCp delta T is 0 and therefore enthalpy change is 0. If the above process is carried out in vacuum, then the entropy change is 0. Now, if any process is carried out in vacuum, then the entropy change is 0. देखो अगर vacuum में process हो रहा है ना, vacuum में process हो रहा है, तो अगर अपन बात करें वैक्यूम में NR ln T2 by T1 को हटाओ, NR ln V2 by V1, वैक्यूम में हो रहा है तो ये V2 by V1 यार वॉल्यूम तो चेंज होगा ना,
वॉल्यूम तो चेंज होगा, और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव ही रहेगी, एंट्रोपी चेंज इज जीरो ना, फालतू ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी, ए एंड सी करेक्ट आंसर है। वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन। ओके, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4। Now let's take question number 4. A and C are the correct answers. Okay, this is a beautiful question from JEE Advanced 2018. अच्छा क्वेश्चन था बट ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये भी। आप एडवांस के लेवल पे देखो तो सही है। आपको फर्स्ट लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज करा देता है। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज साइक्लिक प्रोसेस and reversible. Ideal gas, yes, this should also be taken care of. Ideal gas. Here P, V, T are pressure, volume. The thermodynamic parameters, this are heat and this respectively. चलो देखते हैं ना क्या है इसमें, क्या बातें इसकी देखते हैं। तो हमने देख लिया ऊपर का, अब ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। Let us try to match them. तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, QAC इज इक्वल्स टू डेल्टा UBC। QAC इज इक्वल्स टू डेल्टा UBC। थोड़ा सा यहाँ देख लें, क्या ये AC हो क्या रहा है, AC है अपना कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है, आई गेस आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ये कैसा चल रहा है, ये आइसोबारिक चल रहा है। और यहाँ से ये जो प्रोसेस है ये कैसा चल रहा है, दिस इज आइसोथर्मली चल रहा है, ये आइसोथर्मली। So the correct options is R, QAC, QAC, AC। और क्या कंपेयर, बिल्कुल कायदे से कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से समझते रहना इसको। QAC, A से C गए, हीट चाहिए, हीट QAC, और डेल्टा UBC। AC कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम चेंज नहीं है तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो Q डेल्टा U के बराबर होगा। तो ये एक्चुअली में किसके बराबर है, डेल्टा UAC के बराबर है। और ये अगर डेल्टा UAC के बराबर है तो डेल्टा UAC और डेल्टा UBC, डेल्टा UAC किसके बराबर है, NCV LN, LN कहाँ से आ गया, NCV डेल्टा T के बराबर है, NCV डेल्टा T। तो AC तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अच्छा, डेल्टा UBC क्या होगा, डेल्टा UBC क्या होगा, NCV BC T2 माइनस T1। जी हाँ, T2 माइनस T1। तो ये दोनों तो सेम है, तो क्या ये पॉइंट सही है, जी हाँ ये सही है, दिस इज करेक्ट। बट क्या वर्क AB P2 V2 माइनस V1 है, A से B का वर्क क्या लगाया है, ये लगाया हुआ है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्या ये बोलना सही है। अब आप ऐसा भी कह सकते हो सर यहाँ माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V उसके हिसाब से ठीक नहीं आ रहा है। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि अपन अगर A से B जा रहे हैं और प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, A से B जा रहे हैं, प्रेशर चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यू कैन नॉट राइट दिस एज द एक्सटर्नल प्रेशर बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर वेराइज विद एवरी स्टेप। External pressure varies with every step. You have to integrate and then find the answer. And yes, बहुत famous है, work AB should be minus nRT ln V2 by V1. This should be the final work done. So this is not correct. So option A not correct. ठीक है? Then work BC, B to C. Okay. Although it is reversible, but pressure is constant. But pressure is constant, pressure is not changing. So may I write it as work BC is equals to P2 V2 minus V1? Yes, P2 V2 minus V1 I can write it as minus P2 into वही हुआ है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लगाया हुआ है, ठीक है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लगाया हुआ है, ये पॉइंट ठीक है। और QBC डेल्टा HAC बराबर है क्या, चलो देखो एक बार, डेल्टा QBC हमने निकाला क्या कुछ, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आई होगी बात, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। ये देखो QBC और डेल्टा HAC, QBC क्या है, BC ये गया, QBC और डेल्टा HAC, डेल्टा HAC इज NCP डेल्टा T, डेल्टा T AC, डेल्टा T इज T2 माइनस T1। अच्छा, सिमिलरली डेल्टा HBC क्या होगा,
NCP, B और A पे टेम्परेचर सेम है T2 माइनस T1. So delta HBC and delta HAC they are same, and QBC and delta HBC will also be same because heat change at constant pressure. Heat change at constant pressure is same as enthalpy change. And yes, from B to C constant pressure है अपने पास. अच्छा पॉइंट है, डेफिनेशन यूज किया हुआ है, ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन जाना चाहिए. अगर आप अच्छे लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब बन जाना चाहिए. तो QBC is equals to delta HAC. This is correct by the definition you can see. अच्छा, फिर यहाँ पे देखा जाए, delta HCA is smaller than delta UCA. Delta HCA and delta UCA. अब कौन बड़ा है? अब देखो, वैसे तो मैं बोलूँ आपको तो डेल्टा H इज NCP डेल्टा T और डेल्टा U इज NCV डेल्टा T. अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो डेल्टा H हमेशा बड़ा होता है. डेल्टा H हमेशा बड़ा होता है अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ, और बात हमेशा मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि साइन कन्वेंशन, वो साइन क्या है, वो तो रिलीज एब्जॉर्ब बता रहा है ना. तो मैं मैग्नीट्यूड को मान के आंसर कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता कि आंसर क्या मान के रिलीज हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये मैग्नीट्यूड मान के आंसर आपको करना चाहिए. तो अगर आप मैग्नीट्यूड मान के आंसर करते हो तो डेल्टा H की मैग्नीट्यूड ना हमेशा इससे ज़्यादा होती है. हो क्या रहा है यहाँ, डेल्टा T जो है शायद वो नेगेटिव है. C से A जाओ, वहाँ देखो डेल्टा T नेगेटिव है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा तो डेल्टा H छोटा हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं. वो ऐसा नहीं होता है वैसे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. आप मैग्नीट्यूड मान के करो तो C जो है वो गलत है. ठीक, ये पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिया मैंने, तो बस अब इसी पे है. मैग्नीट्यूड अगर आप मानते हो तो आंसर है, कौन बड़ा होगा? मैग्नीट्यूड मानते हो डेल्टा H बड़ा होगा, ये वाला पॉइंट सही होगा. और अगर आप साइन के साथ जाते हो तो C बड़ा होगा. तो क्या होना चाहिए सर? मैं कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं तो मैग्नीट्यूड मानूंगा. ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड मानूंगा, बट ठीक है, उन्होंने क्या आंसर रिलीज किया हुआ था इसमें, लेट्स चेक, एक बार देख लेता हूँ ना. तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 4th है ना, 4th क्वेश्चन. क्या आंसर है? B एंड C. ठीक है, तो B एंड C मतलब C को सही माना है. ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो. आप साइन के साथ देख लो, ठीक, साइन के साथ देख लो. B एंड C. लास्ट देखें, एक 5वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था. लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है इसमें बच्चों को. फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय. देखो, ये 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं. 2017 एडवांस के पेपर का स्टेटमेंट है. बहुत लोग इसको गलत समझते हैं, थोड़ा सा गलत समझते हैं इसको. किसी भी तरह से ना आंसर याद करने की कोशिश करते हैं. मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ. जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको समझते हैं. विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K, with increase in temperature the value of K for endothermic reaction increases because unfavorable change in entropy of the surrounding decreases. बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है. एक बार पढ़ने पे नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो ढंग से समझ भी नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है. आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और सुने ध्यान से. देखिए, आपको ये पता है डेल्टा S. अच्छा, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग की बातें कर रहा है, तो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं. एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग की बात करते हैं. इट इज़ -Q सिस्टम बाय T. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आई एम अज्यूमिंग दैट pressure remains same, and at constant pressure delta H is same as the heat. अभी कुछ देर पहले इस पे बात हुई, by T. Now with increase in temperature the value of K for endothermic reaction. तो चलो पहला पॉइंट लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसको मैं मानता हूँ पॉजिटिव. ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है डेल्टा H की अपॉन T है.
तो इंक्रीज इन टेम्परेचर करने से के की वैल्यू बढ़ती है। आप नॉर्मल ली चैटले प्रिंसिपल भी पढ़े हो ना, नॉर्मल ली चैटले प्रिंसिपल में क्या पढ़े हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, रिएक्शन आगे जाता है, नॉर्मल सी बात है, बेसिक मेंस नीट लेवल पे भी पढ़ते हो इतना तो है ना। तो अब उसको ना थोड़ा सा एंट्रोपी के साथ रिलेट किया, भाई क्यों बढ़ती है वो पूछ रहा है, वो बता रहा है अनफेवरेबल चेंज। अच्छा ये अनफेवरेबल चेंज क्या है? एंट्रोपी पे फेवरेबल चेंज कौन सा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना एंट्रोपी मतलब वो फेवरेबल माना जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अनफेवरेबल चेंज मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ द सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग की नेगेटिव वैल्यू घट रही है क्या? चलो देखो, अगर आप ये टेम्परेचर को बढ़ा रहे होगे, अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ा रहे होगे तो ये वैल्यू क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। ये कम होना मतलब नेगेटिव वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही होगी, मतलब वो जो अनफेवरेबल चेंज है वो कम हो रहा होगा। वो जो अनफेवरेबल चेंज है, अनफेवरेबल चेंज मतलब एंट्रोपी कम होने वाला चेंज, डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा एस लेस नेगेटिव हो रहा होगा। तो क्या ये सही पॉइंट है? बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल सही पॉइंट है, तो ये सही पॉइंट है, ठीक है। तो चलो इसी तरह से दूसरे पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है अब वो भी समझ में आएगा आपको अच्छे से, देखो दूसरा पॉइंट भी समझ आएगा, खुद से सोचने की कोशिश करो अब इसको, क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट। इट सेज again let us take the same equation of delta s surrounding is equals to minus delta H system by T, and now they are talking about exothermic reaction. Exothermic reaction, this will be negative, so this is negative, so this is overall positive by T. So with increase in temperature the value of K for exothermic decreases. क्या डिक्रीज होती है? हाँ डिक्रीज तो होती है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर भी आपने पढ़ा हुआ है। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। तो देखो जो फेवरेबल चेंज, फेवरेबल मतलब क्या? डेल्टा एस पॉजिटिव वाला चेंज, वो फेवरेबल चेंज है, उस होल की वैल्यू क्या होते जा रही है? डिक्रीज हो रही है। तो क्या फेवरेबल चेंज डिक्रीज हो रहा है? जी हाँ, तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, सी और डी जस्ट अपोजिट बातें कह रहे हैं तो वो सही नहीं होंगे। तो आई होप आपको सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे और आप बहुत अच्छे से वीडियोस को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो मैं आपको और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। एंड आप अभी देखिए अगली वीडियो में अपन किसकी बात करेंगे? अगली वीडियो में ना अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। अगला जो हमारा सेशन होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगा और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, ज़्यादातर ओरिजिनल्स होंगे उसमें, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से ट्राई करना और उसके बाद सॉल्यूशंस देखना। हार्डली 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दो यार आप, ठीक है ना। तो ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, आपको वहाँ पे प्रॉपर अपडेट्स देते रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।